हम लोग आज फिर मेटलर्जी का पार्ट पढ़ेंगे। मेटलर्जी में अब हम आपको ब्रीफ करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था मेटलर्जी क्या होता है, इसमें क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं इसके एक्सट्रैक्शंस में। तो सबसे पहले अगर हम मेटलर्जी की बात करें, ब्रीफ करूंगा बेटा। मेटलर्जी का मतलब होता है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर प्रॉफिटेबली, दैट इज नोन एज द मेटलर्जी। और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था गैंग क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है या फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो इस मेटलर्जी में हमने देखा था कि देयर आर 4 मेथड्स या 4 स्टेप्स। तो उन स्टेप्स के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप नंबर 1 का मतलब होता है ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है। इस ड्रेसिंग ऑफ ओर को हम 4 तरह से कर सकते हैं। फिर से मैं नाम लिख रहा हूं। पहला होता है बेटा ग्रेविटी सेपरेशन। इससे हाइड्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। और तीसरा क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है। और चौथा जो होता है उसको कहते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं। इन चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि ड्रेसिंग ऑफ द ओर में 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स का मतलब किन्हीं एक में से, इन चारों में से किसी एक के द्वारा हम उसका ड्रेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। क्या होता है ग्रेविटी सेपरेशन, आइए देखते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन जो होता है बेटा, या हाइड्रोलिटिक मेथड जो होता है, वह ओर और इम्प्योरिटीज, ओर में जो इम्प्योरिटीज हो गई उनके डेंसिटीज के, या उनके जो डेंसिटीज हैं उनके डिफरेंस के कारण हम इस मेथड से इसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो लिख देंगे हाइड्रोलिटिक मेथड या इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें होता क्या है हाइड्रोलिटिक मेथड, ये ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज, DNSTITIES, डेंसिटीज, ठीक है ना, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। ठीक है। तो अब इस तरह से हमें देखेंगे कि इनके डेंसिटी में जो डिफरेंस होगा उसी के कारण हम इस प्रोसेस से उसका सेपरेशन करेंगे। चल देखते हैं इसमें होता क्या बेटा। एक ऐसे स्लोप्ड टेबल होता है और उस स्लोप्ड टेबल में ग्रूव्स बने होते हैं, यानी गड्ढे बने होते हैं। ध्यान देंगे ये वाइब्रेटिंग टेबल होता है। ठीक है, ये वाइब्रेटिंग टेबल होता है। इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर से ये ओर और क्या इम्प्योरिटीज को ऊपर से जब डालते हैं तो वाइब्रेटिंग टेबल है, वाइब्रेटिंग स्लोप टेबल है। इसमें क्या होगा बेटा, ओर और इम्प्योरिटीज दोनों होंगी। तो हमने देखा कि एक की डेंसिटी कम, एक की डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर हमने देखा कि ओर जो है वो हैवियर है, ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है वो लाइटर है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमने यहां देखा कि देयर आर मिक्सचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज, तो मिक्सचर ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज में आपने देखा ये सारी चीजें होंगी। तो जैसे ऊपर से आप फ्लो ऑफ वाटर डालेंगे, ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ वाटर। इस
वाइब्रेटिंग टेबल पे जिसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें आपने देखा कि ये जो लाइटर जो हाइबियर पार्ट हैं, जो ओर है, वो इसी ग्रुप्स में आकर के फंस जाते हैं या कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उस वाटर के साथ, लेकिन जो लाइटर पार्ट हैं वो यहाँ नीचे किसी दूसरे कंटेनर में आके एग्जैक्ट कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ लिखेंगे लाइटर पार्ट हो गया बेटा ये, और ये क्यों है हो गया, इसको हम कहेंगे हाइबियर, ये हाइबियर पार्ट हो गया। तो इस तरह से इफ द ओर इज कंटेनिंग सम इम्प्योरिटीज विच डेंसिटीज आर डिफरेंट, यानी कि ओर और इम्प्योरिटीज की डेंसिटी अगर डिफरेंट है, एक हाइबियर होगा दूसरा लाइटर होगा, तो इस वाइब्रेटिंग स्लोप्ड टेबल पे जब हम वहाँ से डालेंगे, तो डालने के बाद जब फ्लो ऑफ वाटर डालते हैं तो जो हाइबियर पार्ट होता है ये इस ग्रुप्स में आकर के फंस जाता है और लाइटर पार्ट यहाँ वाइब्रेट होते हुए दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन सेपरेट द ओर्स एंड इम्प्योरिटीज। अब दूसरा चलते हैं बेटा, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। नंबर 2, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखते हैं क्या है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किस प्रोसेस पे काम करता है? ये मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है बेटा, ये एक मैग्नेटिक होता है और प्लस नॉन मैग्नेटिक। ये ध्यान रखेंगे कौन मैग्नेटिक होगा और कौन नॉन मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक यानी ओर और इम्प्योरिटीज में वन शुड बी मैग्नेटिक एंड वन शुड बी नॉन मैग्नेटिक इन द नेचर। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का फिगर हम बना दें। यहाँ से जब ये आता है बेटा, ये व्हील है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से हमने पल्वराइज्ड ओर जिसे कहते हैं ग्राइंडेड ओर हमने डाला, और ग्राइंडेड ओर विच इज़ कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इन इट। तो ये यहाँ से होता हो बेटा दोनों पार्ट, ये इस तरह से व्हील मूव कर रहा है, ध्यान देंगे ये व्हील इस तरह से मूव कर रहा है, और ये जो व्हील होगा ये मैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो पट्टे लगे हुए हैं, जो बेल्ट लगे हुए हैं, दैट बेल्ट इज जस्ट रोटेटिंग फ्रॉम हियर टू देयर एंड दीज व्हील्स आर मैग्नेटिक इन द नेचर। तो मैग्नेटिक इन द नेचर का मतलब हो गया कि अब यहाँ से देखेंगे, इसमें मान लीजिए ओर, सपोज कर लिए आप आयरन ले लीजिए, और इसके अंदर जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है, कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उस ग्राइंडेड ओर को हमने क्या किया, दिस इज ओर, इस तरह के कंटेनर में हमने इसको डाला। तो जब डाल करके यह रोटेटिंग बेल्ट पे चल रहे हैं, तो गौर से देखेंगे यहाँ ये ओर और इम्प्योरिटीज दोनों आ रहे हैं। गौर से देखेंगे, इसमें से जो नॉन मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ आ करके ये कलेक्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब वो चलेगा तो ये इस व्हील का साथ छोड़ देंगे, और ये नॉन मैग्नेटिक जो सब्सटेंस हैं, चाहे वो इम्प्योरिटीज हो चाहे वो ओर हो, वो यहाँ के कलेक्ट होगा, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहाँ तक आएगा। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ तक आने का सेंस हो गया, ये इस दूसरे कंटेनर में आकर के कलेक्ट होगा इस तरह से, या जहाँ व्हील ख़त्म हो रहा है यहाँ ये मैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान देंगे इन दो चीज़ों को मैंने बताया, बहुत सही। ये पल्वराइज्ड ओर या ग्राइंडेड ओर जब इसमें डालेंगे, तो ये जो रोटेटिंग बेल्ट है, इस बेल्ट में जो व्हील लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, ये मैग्नेटिक व्हील हैं। तो यहाँ से दोनों ही पार्ट चलेंगे, मतलब ओर और
इम्प्योरिटीज़ दोनों यहाँ से चलेंगे और जब यहाँ पहुँचेंगे बेटा तो और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का था वो इससे चिपक जाएंगे। तो यहाँ से चलते हुए चिपके रहेंगे, लेकिन यहाँ तक जो नॉन मैग्नेटिक है वो यहाँ आकर के इसमें कलेक्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जहाँ इसका एंड पॉइंट है व्हील का वहाँ इसका साथ छोड़ देंगे और यहाँ थोड़ी दूर जा कर के गिरेंगे। तो हमने यहाँ देखा यह क्या हो गया, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, ये जो होगा वो नॉन मैग्नेटिक हो गया, और ये जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, मैग्नेटिक। ये आपको ध्यान रखना होगा, एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। तो इस तरह से we can separate the impurities from the ores if one of the component is magnetic in the nature and the another is non-magnetic in the nature। डन बेटा, तो ये दूसरा वाला हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर 3 जिसे कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। आइए देखते हैं क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन। नंबर 3 स्टेप, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ का मतलब होता है बेटा झाग, फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना। इसमें होता क्या है, एक कंटेनर में हम, ये पैक है, इसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन ले लिया। किसका, हमने जो सब्सटेंस लिया हुआ था ओर प्लस इम्प्योरिटीज़, ये दोनों ही इसमें हैं। तो ये जो है वो ऑयल प्लस वाटर, इसका मिक्सचर ले लिया और इसमें हमने क्या मिला दिया बेटा, जो हमारे पास सब्सटेंस था। यहाँ से हमने क्या किया, एयर, ये क्या डाला, एयर। गौर से जब हम एयर इससे डालेंगे, इसमें दोनों चीज़ें हैं, गौर से देखेंगे, द इम्प्योरिटीज एज वेल एज बोथ आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब यहाँ से तेज़ गति के एयर अंदर जाएंगे तो दे आर गोइंग टू मिक्स इन ईच अदर, तो यह ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होने लगेंगे। तो कुछ समय बाद आपने देखा कि जो लाइटर पार्ट है वह इस सतह पर, जिसे टॉप ऑफ द कंटेनर कहेंगे, वहाँ ये तैरने लगेंगे। यानी कि यह ओर हो गया बेटा, ओर जो था वो लाइटर था, इस ऑयल के साथ यहाँ क्या हो गया, ऑयल प्लस वाटर के साथ, ये ऑयल के साथ झाग बना करके यह ऊपर की तरफ चिपक गया, और नीचे जो इसका हैवियर पार्ट है दैट इज इम्प्योरिटीज विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये क्या हो गया, ये इम्प्योरिटीज हो गई। ध्यान देंगे, ये इम्प्योरिटी हो गई। ठीक है, तो वन इज इम्प्योरिटी एंड वन इज ओर, तो इसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। फिर से जानेंगे, एक कंटेनर में हमने ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर ले लिया और उसमें हमने ओर प्लस इम्प्योरिटीज़ को डाल दिया, और डालने के बाद हमने बाहर से एयर, तेज़ गति के एयर को प्रवाहित किया, यानी फ्लो कराया। तो कुछ देर में ये आपस में मिक्स होकर के एक झाग बनने लगेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप होने लगेंगी। आफ्टर सम टाइम्स द लाइटर पार्ट, जिसे हम ओर कहते हैं, दैट विल बी वेटेड विद द ऑयल एट द टॉप ऑफ द कंटेनर, एंड द हैवियर पार्ट, जिसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं, दैट विल बी सेटल डाउन, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके नीचे उसके बॉटम के कंटेनर के बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इसको कहेंगे। इसका जनरली हम सल्फाइड्स ओर, ये ध्यान रखेंगे, सल्फाइड ओर, ध्यान देंगे, ऐसे ओर जो सल्फाइड वाले होते हैं या सल्फाइड्स ओर कैन बी ट्रीटेड विद द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो ये नंबर 3 हो गया, जिसे हम कह सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब बेटा हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, जो ड्रेसिंग ऑफ द ओर था, उसमें नंबर 4 क्या होता है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, इस केमिकल मेथड में हम ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे जब बेयर्स प्रोसेस पढ़ाएंगे। क्या बताएंगे, बेयर्स प्रोसेस में, बेयर्स प्रोसेस में जो बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का जो मेन या इम्पॉर्टेंट ओर है, उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
में यह कन्वर्ट होता है, दैट विल डिस्कस लेटर। तो हमें कहेंगे केमिकल मेथड में किसी भी केमिकल जनरली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेयर्स प्रोसेस में यूज होता है वो यूज करके हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का जो मेन ओर होता है जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं, बॉक्साइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिना Al2O3। तो दैट विल डिस्कस लेटर। ठीक है बेटा। तो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ ड्रेसिंग्स ऑफ द ओर। अब हम बात करेंगे क्या नंबर नेक्स्ट प्रोसेस इसी में, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर ऑफ इट्स ऑक्साइड। यह बेटा 2 तरह का होगा। पहला होता है रोस्टिंग, ठीक है, और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, एक होता है रोस्टिंग, दूसरा होता है कैल्सिनेशन। इन दोनों ही प्रोसेस से हम कंसंट्रेटेड ओर को इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 विल डिस्कस। पहला हम बात करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना, या रोस्टिंग का मतलब होता है ओर को हम ऑक्सीजन के एक्सेस में जब हीट करते हैं तो देन इट इज नोन एज द रोस्टिंग। क्या मतलब होता है? हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, और ये जनरली सल्फाइड ओर, क्या होगा? सल्फाइड ओर आर ट्रीटेड विद दिस रोस्टिंग। जैसे मान लीजिए हमने लिया बेटा जिंक सल्फाइड हमारे पास हो गया, अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। या आयरन पायराइट बेटा FeS2 को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। हमने देखा कि जो सल्फाइड ओर थे उस सल्फाइड, इसको हम आयरन पायराइड बोलते हैं और इसको जिंक सल्फाइड, जब हम इसके सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसके हमने हीट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गया, और यह जो मेटल था यह मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और ये आयरन ऑक्साइड। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो होगा बेटा सल्फर 2 + 1 3 है, यानी कि यहाँ 3 कर देंगे, 3 2 are 6, क्योंकि 2 2 are 4 एंड 4 2 are 6, 2 जिंक और 2 सल्फर, ये बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे? FeS2 2 हो गया, 2 2 are 4, 3 2 are 6, यहाँ करेंगे 2, तो आयरन हो गया 2 2 are 4, यहाँ 4 कर देंगे। सल्फर हो गया 4 2 are 8, सल्फर को हम अगर 8 करेंगे तो 8 2 are 16 और 3 2 are 6, तो 16 6 22, 11 2 are 22। इस तरह से हमने देखा कि रोस्टिंग में जो सल्फाइड ओर होते हैं उसको हमने एयर के एक्सेस में क्या किया? भूना या गर्म किया या हीट किया। तो ये जो जिंक सल्फाइड थे या सल्फाइड ओर थे वह मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए बाय द एवोल्यूशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया और रोस्टिंग। अब चलते हैं बेटा अगला, जिसे हम कहते हैं क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग ऑफ द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन क्या कहता है? हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है ना, इस तरह से ये जनरली क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो कार्बोनेट वाले ओर होते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट
या आयरन कार्बोनेट FeCO3, वी कैन सी दैट इज दे ऑल आर हैविंग द ऑक्सीजन इन इट। जो रोस्टिंग था उसमें ऐसे और लेते थे जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कैल्सिनेशन उसका किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है। तो जब हम इसको हीट करेंगे बेटा तो ये क्या रहेगा, बाय इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक ऑक्साइड, और जब इसको हीट करेंगे तो ये देगा FeO फेरस ऑक्साइड along with the कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से हमने देखा कि जनरली कार्बोनेट ओर्स आर ट्रीटेड विद द कैल्सिनेशन और जनरली सल्फाइड ओर आर द ट्रीटेड विद द रोस्टिंग। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या क्या होता है। इसको मिटा दें। चलो अब ये हो गया बेटा इसका दूसरा पार्ट। नंबर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ओर टू इट्स रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ओर टू इट्स मेटेलिक फॉर्म। ये ध्यान देंगे। अब पढ़ते हैं हम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द ओर टू इट्स मेटेलिक फॉर्म, यानी कि जो इसके ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, उस मेटल के ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे, उस मेटल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द ओर टू इट्स मेटेलिक फॉर्म। अगर हम इनको एक्टिविटी सीरीज के क्रम में सारे एलिमेंट्स को रख दें तो ऊपर जो होता है बेटा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस तरह से हो गए। तो पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक जब हम ऊपर से नीचे तक चलते हैं, ऐसे नीचे नीचे चलेंगे बेटा, तो यहाँ H आएगा या ऐसे लिख दें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरह से यहाँ H आ जाता है, यहाँ कॉपर आ जाता है, नीचे Hg, Ag, इस तरह से आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान देना होगा कि जो सबसे ऊपर मेटल है, जो सबसे ऊपर है, दैट इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब होता है कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी कम से धीरे धीरे घटती है। ये जो सबसे ऊपर एलिमेंट है जिसे हम मेटल कहते हैं, ये मेटल जो होगा ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीडाइज करेगा। बिकॉज अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो पोटेशियम या सोडियम हैज़ कितना 11 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, चाहे ये तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। पोटेशियम विल कन्वर्टेड इनटू द पोटेशियम आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन वेरी इजली। तो इस तरह से कहेंगे कि जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऊपर से नीचे चलने पर इसकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी सीरीज हम इसका रिडक्शन करेंगे, यानी कि ऑक्साइड्स का रिडक्शन, मेटलिक ऑक्साइड का रिडक्शन हम क्या करेंगे बेटा, उसके मेटलिक फॉर्म में करेंगे। तो जो हमने देखा कि जो स्टार्टिंग के 4-5 मेटल हैं, जैसे क्या क्या, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनका जो कन्वर्जन होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस से होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और 2 इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रिसिटी माइनस और प्लस इसको जोड़ दिया, तो माइनस का मतलब हो गया, ये हो गया कैथोड और ये क्या हो जाएगा एनोड। हमने सपोज के लिए इसमें किसी एक का, सपोज के लिए हमने क्या ले लिया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लिया, इसमें क्या था Al2O3, सॉल्यूशन में Al2O3 था। तो ये 2 चीज़ें होंगी, एट कैथोड एल्युमिनियम कहाँ मिलेगा, एल्युमिनियम Al2O3 विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या क्या होगा बेटा, एल्युमिनियम आयन Al3 आयन और प्लस ऑक्साइड आयन। हमको इस एल्युमिनियम आयन से मतलब है, क्या मतलब है,
2 एल्युमिनियम है तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 एल्युमिनियम है तो 3 अभी आप कर देंगे। तो इस तरह से हमको इसके एट कैथोड, इसके कैथोड पे जो रिएक्शन होगा उसको देखेंगे। क्यों कैथोड पे रिएक्शन होगा? क्योंकि एल्युमिनियम जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड पे जाएगा। तो यह एल्युमिनियम भाई साहब क्या करेंगे, एल्युमिनियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, ये 2 एल्युमिनियम था, ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो टॉप लेवल पे हैं एक्टिविटी सीरीज में, दे कैन बी कन्वर्टेड, मीन्स देयर ऑक्साइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटेलिक फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस में जो मेटल्स होंगे वो कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेंगे। इज इट? अब इसके बाद की बात हम बात करेंगे नेक्स्ट वन। अगला क्या है, जिंक से लेकर के कॉपर तक। अगर हम जिंक से लेकर के कॉपर तक की बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज में, कहाँ से बेटा, जिंक से लेकर के कॉपर तक, तो इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या हाइड्रोजन हो सकता है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए जिंक ऑक्साइड था, ठीक है ना, उस जिंक ऑक्साइड को हमने क्या किया, कार्बन के साथ हीट करा, तो जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मान लिया हमने लेड ले लिया, PbO प्लस कार्बन, इसको हीट क्या क्या बन गया, Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और मेटल जो सबसे नीचे पाए जाते हैं, दे आर शोइंग वेरी लीस्ट एफिनिटी टू द ऑक्सीजन, यानी कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। कौन कौन, मरकरी और एंड Ag सिल्वर। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा, मरकरी का जो ऑक्साइड है वो जब आप हीट करोगे तो मरकरी और प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। या जो सिल्वर का ऑक्साइड है Ag2O, तो क्या करेगा, इसको अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा Ag प्लस हाफ O2, यहाँ आप 2 कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मेटेलिक फॉर्म। तो हमने आज पढ़ा कि हाउ टू कन्वर्ट द मेटेलिक ऑक्साइड इनटू इट्स मेटेलिक फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो शुरू के रिएक्टिव या रिएक्टिविटी सीरीज को हम 3 ग्रुप में बांट लेंगे। 3 ग्रुप में क्या क्या था बेटा, पहले पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी कन्वर्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। उसके बाद हम जिंक से लेकर के कॉपर तक की बात करेंगे, दैट कैन बी कन्वर्टेड बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। और नंबर 3 जो लास्ट है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटेलिक फॉर्म बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं नंबर 4th स्टेप की, जिसे कहते हैं रिफाइनिंग। इसका जो चौथा स्टेप है दैट इज नोन एज द रिफाइनिंग। आइए देखते हैं क्या है रिफाइनिंग। इसको कहते हैं रिफाइनिंग, जो होगा वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है हम देखेंगे। दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड। पहला होता है डिस्टिलेशन रिफाइनिंग, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, आउट ऑफ दिस वन आपके जो सिलेबस में बेटा वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को हम चलिए डिस्कस करते हैं कि इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, हम कैसे इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। हम एक कंटेनर ले लिए और उस कंटेनर में हमने बेटा दो इलेक्ट्रोड ले लिया, और वह 2 इलेक्ट्रोड में
यह जो इलेक्ट्रोड होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा, यह इम्प्योर मेटल का होगा, और ये जो होगा वो कैथोड होगा, जिससे हम ये इम्प्योर मेटल एनोड का काम करेगा, और ये जो कैथोड होगा ये प्योर मेटल का होगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम मेटल हमने भर दिया। इट इज़ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर हमने ये क्या हो गया बेटा, निगेटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। हमने यहाँ मेंशन करा दिया कि ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होकर के ये अपने आयनों में टूटेगा। जैसे मान लीजिए सिल्वर ऑक्साइड हमने लिया, तो ये सिल्वर का ऑक्साइड था Ag2O, तो इसमें सिल्वर का कोई इलेक्ट्रोलाइट हो गया जो अपने आयनों में कन्वर्ट हो गया, और यह क्या करेगा, यह अपना मेटल इसमें जा करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे एल्यूमिनियम की बात हो रही थी, एल्यूमिनियम विल गिव Al3+, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहाँ के डिजॉल्व हो गया, वह एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। यह एल्यूमिनियम आयन कहाँ चला गया, इस कैथोड पे चला गया, क्योंकि इट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, तो यह जाकर के इसके ऊपर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने लगेगा। तो आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे वैसे कुछ समय बाद, जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इस कैथोड की जो थिकनेस होगी वो बढ़ती जाएगी, और इसके नीचे यहाँ ये इम्प्योरिटी आकर के डिपॉजिट हो जाएगी। क्या होगी बेटा, इम्प्योरिटी जो उस इम्प्योर मेटल में थी वो इम्प्योरिटी मड के रूप में नीचे आकर के डिपॉजिट होती जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हमने ये देखा कि जो लास्ट वाला था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसमें क्या करेंगे, मेन चीज़ हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल का होना चाहिए, और इसमें 2 कैथोड लग गए, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड जो होगा वह उस इम्प्योर मेटल का होना चाहिए जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, और जो कैथोड है वह बहुत थिन रॉड ऑफ द प्योर मेटल शुड बी देयर। तो इसमें हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, तो यह जो मेटलिक फॉर्म में है, यानी कि जो मेटल इसमें है ये अपने आयनों में डिजॉल्व होगा इस इलेक्ट्रोलाइट में। वह एल्यूमिनियम, मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम विल बी कन्वर्टेड टू द एल्यूमिनियम आयन, और जैसे एल्यूमिनियम आयन बनेगा यह इस निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, और यह एल्यूमिनियम आयन इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम इसमें डिजॉल्व हुआ, एल्यूमिनियम आयन इसमें डिजॉल्व हुआ, एल्यूमिनियम आयन इस पर जाकर के एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ी देर में जैसे जैसे इसकी रिफाइनिंग होगी वैसे वैसे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और यह जो होगा ये जो मड है इम्प्योरिटी, वो इस मड के रूप में नीचे सेटल डाउन होगी। इस तरह से हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो हमने क्या पढ़ा है, मेटलर्जी। मेटलर्जी में जो 4 स्टेप्स होते हैं बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 में क्या था, हम कहेंगे ड्रेसिंग ऑफ द ओर। दूसरे में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर मीन्स कंसंट्रेटेड ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। और तीसरे में जो ऑक्साइड्स थे उनका रिडक्शन हम उसके मेटलिक फॉर्म में किए, और जो चौथा स्टेप था उस स्टेप में हम मेटलिक फॉर्म में पाए हुए मेटल्स को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, और वह रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जी। थैंक यू so much once again for watching.